नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। आप सभी को पता होगा, प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम में साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन होंगे और छत्तीसगढ़ जीएस के भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केरल में, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा महाराष्ट्र में और चौथा गुजरात में। आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछे कि हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होता है, तो हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। याद रखना है, हमारे भारत में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है जी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि आखिर ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसका आगमन कहाँ से होता है? तो याद रखना, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसका आगमन आपका दो शाखाओं से होता है। पहला हो जाएगा आपका अरब सागर की शाखा। पहला क्या हो जाएगा आपका? अरब सागर की शाखा, है ना। और दूसरा हो जाएगा जब आपका बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया कि हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, और मैंने बोला कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसका आगमन कहाँ से होता है? तो मैंने बताया कि इनकी दो शाखाएं हैं। पहला हो जाएगा अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। याद रखना है, अरब सागर की शाखा से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये सबसे पहले हमारे भारत में आकर कौन से राज्य में टकराती है? केरल राज्य में टकराती है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में टकराती है। आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन केरल, है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हमारे भारत में वर्षा कब से प्रारंभ हो जाता है? आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हमारे भारत में वर्षा है वो आपका जून के, ठीक है, जून के आपका दूसरे सप्ताह से हमारे भारत में वर्षा प्रारंभ हो जाता है, जो कब तक चलता है? सितंबर तक चलता है। कब तक चलता है जी? सितंबर तक। ठीक है, जो सितंबर तक चलता है, ये आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर केरल हो जाएगा, है ना। अभी तक मैंने क्या क्या बताया? आपको ये बताया कि हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। फिर मैंने बताया कि आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कहाँ से होता है। ठीक है, तो इनकी दो शाखाएं हैं। पहला हो जाएगा आपका अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तो अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं हैं, वो सबसे पहले केरल में आकर टकराती है और वहाँ खूब वर्षा करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। और याद रखना है, सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही हमारे भारत में जो वर्षा है वो जून के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है ना। और कब तक चलता है आपका? ये सितंबर तक चलता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए, दूसरा प्रश्न है, एलिफेंट हवाएं, नम हवाएं हैं जो मानसून के मौसम में कहाँ चलती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एलिफेंट हवाएं हैं वो एक नम हवाएं हैं जो मानसून के मौसम में कहाँ चलती हैं। पहला मालाबार तट में, दूसरा उत्तरी मैदान में, तीसरा दक्कन के पठार में, या चौथा सहारा रेगिस्तान में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका मालाबार तट। क्या हो जाएगा? मालाबार तट, है ना। तो जो एलिफेंट हवा है, ये आपका तेज दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं। ठीक है, ये जो आपका एलिफेंट हवाएं हैं, ये आपका तेज दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं, दक्षिणी पूर्वी
हवाएं हैं, याद रखना है, ठीक है। जो एलिफेंट हवाएं हैं ये आपका तेज दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं, जो आपका केरल के, है ना, केरल के मालाबार तट में चलती है, जो केरल के मालाबार तट में चलती है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। जो केरल के मालाबार तट में चलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर आपका मालाबार तट, और मालाबार तट कहाँ है तो आपका केरल में, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और बारिश को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय और आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो कौन से राज्य में स्थानीय गरज के साथ जो तेज आंधी और भारी बारिश को काल वैसाखी के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत के कई जगह में आर्द्र हवाएं चलती हैं, याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत के कई जगहों में, ठीक है, भारत के कई जगहों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत के कई जगहों में आर्द्र हवाएं चलती है। क्या चलती है? आर्द्र हवाएं चलती है, जिन्हें विभिन्न जगहों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि इसी को देखो, पश्चिम बंगाल में इसको क्या बोला जाता है? इस हवाओं को पश्चिम बंगाल में से बोलते हैं काल वैसाखी। क्या बोलते हैं जी? काल वैसाखी, है ना। पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी कहा जाता है, याद रखना है। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? इसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में लू कहते हैं, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। और आपका दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो आर्द्र हवाएं चलती है, इसको क्या बोला जाता है आपका? इसको आम्र वर्षा, ठीक है, या आम्रवृष्टि के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, छत्तीसगढ़ में आपका लू हो जाएगा, है ना, और दक्षिण भारत में क्या हो जाएगा आपका? आम्रवृष्टि हो जाएगा। इसके साथ साथ कर्नाटक और केरल, याद रखना है, कर्नाटक और केरल में से किस नाम से जानते हैं? जो आपका ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में जो कई जगहों में आर्द्र हवाएं चलती हैं, उन्हें कर्नाटक और केरल में क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम, ठीक है। कर्नाटक में जो आपका ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र हवाएं चलती है ना, उन्हें क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। साथ ही साथ केरल में भी क्या बोलते हैं आपका? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा और झारखंड में जी, याद रखना है, उड़ीसा और झारखंड में क्या कहा जाता है? उड़ीसा और झारखंड में कहा जाता है नार्वेस्टर। क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, छत्तीसगढ़ में लू, दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि, कर्नाटक और केरल में चेरी ब्लॉसम, है ना, और उड़ीसा और झारखंड में क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर कहा जाता है ना। तो किसको कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये जो हवाएं चलती है ना, आपका आर्द्र जो हवाएं चलती है, उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। और कौन कौन से नाम से जानते हैं मैंने बता दिया। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, छत्तीसगढ़ में आपको लू हो जाएगा, दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि, कर्नाटक और केरल में चेरी ब्लॉसम, उड़ीसा और झारखंड में हो जाएगा आपका नार्वेस्टर हो जाएगा, ठीक है। इन सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। तो काल वैसाखी का संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, ठीक है। एक और मुझे नाम याद आ रहा है, असम। हाँ, असम में क्या बोला जाता है? असम में बोला जाता है बोर्डा चिल्ला, है ना, बोर्डा चिल्ला। असम में जो आपका ग्रीष्म ऋतु के दौरान आर्द्र हवाएं चलती है, उसे क्या बोलते हैं? असम में आपको बोर्डा चिल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्डा चिल्ला, ये आपको याद रखना है। चलो याद करिए, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, छत्तीसगढ़ में आपका लू, दक्षिण भारत में आपका आम्रवृष्टि, कर्नाटक और केरल में आपका चेरी ब्लॉसम, उड़ीसा और झारखंड में आपका नार्वेस्टर, और असम में क्या बोला जाता है? बोर्डा चिल्ला, है ना। किसको बोला जा रहा है? तो ध्यान से सुनिए, ग्रीष्म ऋतु के दौरान कई जगहों में जो आर्द्र हवाएं चलती है ना, उन्हीं को इन सब नामों से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि आपका किस राज्य में स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? अब यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है? उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है? उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन दिया गया, पहला असम है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल दिया है, तीसरा आपका तमिलनाडु और चौथा उड़ीसा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास उत्तर पूर्वी मानसून के कारण
उत्तर पूर्वी मानसून के कारण आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के साथ साथ आपका केरल भी हो जाएगा। केरल के साथ साथ आपको याद रखना है आंतरिक कर्नाटक, ठीक है, आंतरिक कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ कहाँ मैंने बताया, तमिलनाडु बता दिया, केरल बता दिया, उसके बाद मैंने बता दिया आंतरिक कर्नाटक, साथ ही साथ पुडुचेरी, है ना, पुडुचेरी हो जाएगा। पुडुचेरी के बाद ध्यान रखना है कराईकल, पुडुचेरी के बाद कराईकल। कराईकल कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक, पुडुचेरी, उसके बाद क्या है आपका कराईकल, है ना। यहाँ आपका अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है, यहाँ अक्टूबर से दिसंबर तक क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। इन सभी जगहों में अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक अत्यधिक वर्षा होती है। अक्टूबर से दिसंबर तक क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक, पुडुचेरी, कराईकल, है ना, इन सभी जगहों में अक्टूबर से दिसंबर तक अत्यधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, देखो, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक संभाग की विशेषता है, ठीक है। काली उपजाऊ मिट्टी, अगर आपसे पूछेगा हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो आपको लगाना है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कन्हार मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक संभाग की विशेषता है, दक्षिणी पूर्व पठार, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली पहाड़ी क्षेत्र और लूनी बेसिन। बताना है कि काली उपजाऊ मिट्टी किस भौतिक संभाग की विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका काली मिट्टी है इसका निर्माण आपका बेसाल्ट चट्टानों से होता है, याद रखना। जो आपका काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, आपका बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और काली मिट्टी को और किस किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को आपका कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को आपका भर्री मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसी को आपका रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ ही में काली मिट्टी को कन्हार माटी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्या बोलते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ना। इसी को आपका दरारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना नाम बता रहा हूँ, इसको दरारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी काली मिट्टी में आपका जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है ना। जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो काली मिट्टी में, है ना। तो इन सब बातों को आपको काली मिट्टी के संदर्भ में याद रखना है। और देखो, हम क्या बोल रहे हैं, काली मिट्टी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, काली मिट्टी। तो आखिर ये मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है फेरिक टाइटेनियम। किसके कारण, फेरिक टाइटेनियम। सब क्वेश्चन है ना ये सब। फेरिक टाइटेनियम के कारण क्या होता है, आपका मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है जी। मिट्टी का रंग कैसा होता है, आपका काला होता है, ये आपको याद रखना है। कौन से कारण, फेरिक टाइटेनियम के कारण, ठीक है। और काली मिट्टी में प्रमुख रूप से आपका कपास हो जाएगा, ठीक है, कपास हो जाएगा, चना हो जाएगा, ठीक है, सोयाबीन हो जाएगा। इन सभी फसलों को प्रमुख रूप से उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक संभाग की विशेषता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार, है ना। एक चीज और ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर पूछ लिया क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपको बताना है काली मिट्टी। और इसी काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, कन्हार माटी के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के दो द्वीप क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत के दो द्वीप क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। पहला आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा गर्म अर्ध शुष्क जलवायु, और तीसरा उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु, और चौथा उपोष्णकटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु। बताना है कि भारत के दो द्वीप क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के जलवायु का अनुभव करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, जो आपको लक्षद्वीप और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित, है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है ना। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत में वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से आपका
लक्षद्वीप और क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के 2 द्वीप क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। ऑप्शन है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा गर्म अर्ध शुष्क जलवायु, तीसरा उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु और चौथा उपोष्णकटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु, है ना। तो यहाँ पूरे साल भर यहाँ का तापक्रम कितना रहता है, ध्यान रखना, पूरे साल भर, मैं लिख दे रहा हूँ पूरे साल भर, पूरे साल भर यहाँ का तापक्रम, पूरे साल भर यहाँ का तापक्रम 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पूरे साल भर यहाँ का तापक्रम क्या होता है आपका, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहाँ का आपका, ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, है ना। और यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु, अर्थात यहाँ पूरे साल भर यहाँ का तापक्रम 25 से 28 सेंटीग्रेड रहता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है ना। काजू की वृद्धि के लिए बोला जा रहा है, पहला काली कपास मृदा, दूसरा जलोढ़ मृदा, तीसरा लाल लेटेराइट मृदा और चौथा शुष्क मृदा। बताना है कि कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका लाल लेटेराइट मृदा। क्या हो जाएगा जी, इसका सही आंसर आपका लाल लेटेराइट मृदा, है ना। और याद रखना जो आपका लाल लेटेराइट मृदा होता है, लाल लेटेराइट मृदा, इसका निर्माण आपका लेटेराइट सैलो के अपक्षय से होता है। लेटेराइट सैलो के अपक्षय से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो लाल लेटेराइट मृदा है इसका निर्माण लेटेराइट सैलो के किससे होता है, आपका अपक्षय से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लेटेराइट मिट्टी के बारे में और क्या ध्यान रखना है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में और क्या ध्यान रखना है, इसे आपका भवन निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण मृदा के नाम से भी जानते हैं। भवन निर्माण मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी में बागानी फसल ज़्यादातर उगाया जाता है। कौन सा फसल आपका, बागानी फसल। इसमें बागानी फसल उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो लेटेराइट मिट्टी है इसका निर्माण कौन से प्रोसेस से होता है, तो निक्षालन प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीचिंग प्रोसेस। निक्षालन प्रक्रिया द्वारा लेटेराइट मिट्टी के निर्माण होता है और इसमें प्रमुख रूप से बागानी फसल को उगाया जाता है ना। और देखा जाए तो जो लेटेराइट मृदा है ना, ये आपका लेटेराइट सैलो के अपक्षय से इसका निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल लेटेराइट मृदा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपको, लाल लेटेराइट मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसी लेटेराइट मृदा में बागानी फसल, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में मैन पाट आलू की खेती होता है, चाय की खेती होता है ना। तो जो बागवानी जो खेती होती है ना, जो सब्जियां उगाई जाती है, सब आपको इसी लेटेराइट मृदा में ही उगाया जाता है। मैन पाट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका लाल लेटेराइट मृदा हो जाएगा। काली कपास मृदा के बारे में तो बता दिया, इसका निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। ठीक है, काली मृदा का। और काली मृदा में जो काला रंग है वो किसके कारण होता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। काली मृदा को आपका रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, है ना, भर्री मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी, है ना, और आपका दरारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका प्रमुख रूप से आपका कपास हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, चना, ये सब उगाया जाता है किसमें, काली मिट्टी में, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद देखो आपका जो शुष्क मृदा होता है, शुष्क मृदा ये आपका कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। याद रखना, जो शुष्क मृदा होता है ना, ये आपका कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। शुष्क मृदा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। और जलोढ़ मृदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों के निक्षेपों से, है ना। चलो यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है जी, आपका नदियों के निक्षेपों से, है ना,
नदियों के निक्षेपों से क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और जो आपका पुरानी जलोढ़ मृदा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है, आपका बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर, है ना। और नवीन जलोढ़ मृदा, याद रखना जी, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, खादर के नाम से, सबको ध्यान रखना है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ में जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, कछारी माटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कछारी माटी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में कछारी माटी, है ना। चलो, तो इन सभी बातों को याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं। इसी जलोढ़ मृदा में प्रमुख रूप से चावल की खेती होता है। चावल का, गेहूं का, मक्का का, ये सब जलोढ़ मृदा में इसको उगाया जाता है। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाल लेटेराइट मृदा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो लाल लेटेराइट मृदा है, इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। एल्यूमिनियम की मात्रा क्या होती है, आपका सर्वाधिक होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बादल फटने की विशेषता है ना। बादल फटने की क्या क्या विशेषता पूछा जा रहा है। देखो, पहला, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कम समय में भारी वर्षा। दूसरा, यह आमतौर पर मानसून की अवधि के दौरान होता है और अचानक बाढ़ और भूस्खलन को प्रेरित करता है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। आपको बताना कि कौन सा बादल फटने की विशेषता है। तो देखो, पहला है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कम समय में भारी वर्षा। पहले तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह आमतौर पर मानसून की अवधि के दौरान होता है और अचानक बाढ़ और भूस्खलन को प्रेरित करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों आपका बादल फटने की विशेषता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 1 और 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको थर्ड ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए, निम्नलिखित में से क्या काली मृदा की विशेषता नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है, काली मृदा की नहीं है। मैंने काली मृदा के बारे में, काली मिट्टी के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीज बता दिया। देखो, यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला बिल्कुल सही है। जो काली मृदा होती है ना, ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसीलिए काली मृदा को क्या बोलते हैं, कपासी मृदा, है ना। इसलिए काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो पहला वाला जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मुख्य रूप से भारत के दक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका जो दक्कन ट्रैप है ना, जैसे कि दक्कन का पठार है ना, उसके नीचे में ये सब क्या होता है, आपका मिट्टी है वो पाया जाता है ना। तो इसका जो ये अलग जो कथन है सेकंड वाला, ये भी हमारे बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में क्या है, पाई जाती है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, इसमें लोहा, चूना और मैग्नीशियम की कमी होती है। और चौथा, इसमें जल धारण करने की क्षमता उच्च होती है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है कि जो काली मृदा होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इसमें आपका चीका ग्रहण, इसमें चीका सर्वाधिक बनता है। चीका सर्वाधिक बनता है, ये भी ध्यान रखना है। चीका सर्वाधिक बनता है कौन सी मृदा में, काली मृदा में। और साथ ही साथ इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है, ठीक है। चीका मतलब बोलते हैं ना जो चिपचिपा, हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, चिखला बोलते हैं, चिखला, है ना। ये तो कौन सी मिट्टी में चीका धारण करने की पॉसिबिलिटी होती है, तो कौन सी मिट्टी में, आपका काली मिट्टी में। साथ ही साथ काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, तो चौथा भी हमारा सही है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है। तो तीसरा क्या बोल रहे हैं, देखो, इसमें लोहा, चूना और मैग्नीशियम की कमी होती है, ये गलत है ना। याद रखना है जी, आपका जो काली मृदा में आपका लोहा, चूना, याद रखना है। जो काली मृदा में जी आपका लोहा हो जाएगा, चूना हो जाएगा, आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, लोहा, चूना, मैग्नीशियम के बाद आपको कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद आपका पोटास, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सब आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो तीसरा कथन क्या कह रहा है कि इसमें लोहा, चूना और मैग्नीशियम की कमी होती है। नहीं होता भैया, इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये तीसरा वाला हमारा ये गलत हो जाएगा। आपको असत्य कथन की पहचान करना था, मतलब काली मृदा की विशेषता कौन सा नहीं है, यही आपको बताना था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। बाकी सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि इसे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है ये, इसलिए इसको कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है और इसी मिट्टी में चीका बनता है। चीका मतलब एक प्रकार से एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलते हैं, चिखला बोलते हैं जी, समझ गए ना।
चिपचिपी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया कि जो काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का कारण क्या हो सकता है? पहला, वे तटीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय पर्वतमाला में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा, प्रशांत महासागर से शीतलहरें उत्तर पश्चिमी भारत की ओर चलती है। चौथा, इसके ऊपर काल वैशाखी नामक स्थायी पवनें चलती है। बताना है कि उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, चले इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से निकटवर्ती हिमालय पर्वतमाला में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अत्यधिक ठंड का कारण क्या है? तो निकटवर्ती हिमालय पर्वतमाला में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखो शीतलहर कब माना जाता है, याद रखना, शीतलहर है ना, शीतलहर कब माना जाता है? अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो अगर टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम है, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम है तब शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। ये मैदानी क्षेत्र की बात हो रहा है ना। वही अगर मैं बात करता हूँ, वही मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र का, तो अगर पहाड़ी क्षेत्र में अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है या इससे कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होता है, तब शीतलहर की स्थिति बनती है ना, मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, निकटवर्ती हिमालय पर्वतमाला में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैंने क्या बोला? और शीतलहर की स्थिति कब मानी जाएगी? अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो जाता है तब उसको शीतलहर की स्थिति माना जाता है। अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो आपका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होगा तब शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, देखो, तारापुर किसका केंद्र है? जबरदस्त क्वेश्चन। तारापुर किसका केंद्र है? तापीय ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का या सौर ऊर्जा का? आपको बताना है तारापुर किसका केंद्र है। तो तारापुर आपका परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। क्या है आपका? तारापुर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। और ये कौन से राज्य में स्थित है जी? तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का सबसे पुराना ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना क्या है आपका? ऊर्जा संयंत्र है। भारत का सबसे पुराना ऊर्जा संयंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब इसका निर्माण किया गया था? तो 1969 में। कब इसका निर्माण किया गया था? 1969 में। ठीक है, तो तारापुर किसका केंद्र है? तो तापीय ऊर्जा का, कि परमाणु ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का या सौर ऊर्जा का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ये सब भारत का सबसे पुराना है ना, भारत का, याद रखना जी, ये भारत का सबसे पुराना ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1969 अर्थात 1969 को हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी। चलो इजी क्वेश्चन है, सबसे बन गया होगा। किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है आपका? कोयला एवं पेट्रोलियम। देखो, अवसादी चट्टान का निर्माण आपका जीव जंतुओं के अवसादों से, पेड़ पौधों के अवसादों से होता है ना। और इन्हीं अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है आपका? कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, अवसादी चट्टान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? है ना, कौन सा आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है पहला जल विद्युत, दूसरा आपका सौर ऊर्जा, है ना। उसके बाद देखो तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका ईंधन सेल और चौथा आपका पवन ऊर्जा। बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन सेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? ईंधन सेल हो जाएगा। ठीक है, ईंधन सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल है, याद रखना है। जो ईंधन सेल है ये क्या है आपका? एक विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, ईंधन सेल एक आपका विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है। ईंधन सेल क्या आपका? एक विद्युत रासायनिक सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विलियम ग्रो ने, ठीक है, याद रखना है जी, विलियम, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम ग्रो ने 1838 में क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। विलियम ग्रो ने 1838 में इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन सेल। बाकी जल विद्युत हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो पवन ऊर्जा, ये सब क्या है आपका? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। बाकी ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसका आविष्कार किसने किया था? विलियम ग्रो ने किया था। कब किया था? 1838 में किया था, है ना। विलियम ग्रो ने 1838 में इसका आविष्कार किया था, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है ना। मिनरल्स के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखो, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, पहला बिल्कुल सही है। जो खनिज होते हैं ना ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो पहला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी बिल्कुल सही है जी, है ना। जितने जो मिनरल्स होते हैं ना उसका एक पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, तो ये चौथा वाला हमारा जो कथन है गलत हो जाएगा। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। देखो जो खनिज है आपका धात्विक भी हो सकते हैं और अधात्विक भी होते हैं। जो खनिज होते हैं ना आपका धात्विक भी होते हैं और आपका अधात्विक भी होते हैं। खनिज आपका धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। धात्विक की बात करूँ तो जैसे कि आपका लोहा हो जाएगा, है ना, आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है, आपका लोहा के बाद वही आपका बॉक्साइट अर्थात एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा आपको, मैंगनीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखना है, लोहा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब आपको धात्विक खनिज में आएगा। अधात्विक खनिज में क्या क्या आएगा आपका, चूना पत्थर आ जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर के बाद आपको अभ्रक आ जाएगा, अभ्रक, है ना, आपका चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब किस में आएगा आपका अधात्विक खनिज में आ जाएगा, ठीक है। चूना पत्थर हो गया, आपका अभ्रक हो गया, और अधात्विक खनिज में और क्या आ जाएगा, जैसे जिप्सम, ठीक है, जिप्सम, जिप्सम भी किस में आएगा आपका, जिप्सम भी किस में आ जाएगा आपका अधात्विक खनिज में आ जाएगा, ठीक है। तो धात्विक खनिज जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, हम लोग बॉक्साइट भी बोल सकते हैं, है ना। और अधात्विक में आ जाएगा आपका चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। लेकिन चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ऐसा नहीं है भैया। देखो ना, धात्विक भी तो है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, और अधात्विक में चूना पत्थर, अभ्रक, है ना, जिप्सम, ये सब है। तो मतलब खनिज धात्विक भी हो सकते हैं और अधात्विक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, इसलिए ये वाला जो चौथा वाला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको तो अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है। जबरदस्त क्वेश्चन है ना। पन्ना नाम सुनोगे आप लोग, पन्ना, चलो देखो, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। पूछा जा रहा है कि कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, जो किसका, हीरे का, डायमंड का, है ना, जो हीरे का क्या करता है, उत्पादन करता है, हीरे का उत्पादन करता है। और हीरा क्या होता है, कार्बन का स्वरूप होता है, बहुत कठोर होता है। हीरा का प्रयोग जवाहरात में करते हैं, धातुओं को काटने में किया जाता है। तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, जो क्या करता है, हीरे का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना है ना, वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है जी। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान के लिए फेमस है। आपने गाना भी सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है, ऐसा करके पुराना सॉन्ग है ना। तो मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे के खान के लिए, हीरे के खान के लिए क्या है, फेमस है, हीरे के खान के लिए फेमस है। इसे डायमंड सिटी बोला जाता है, ठीक है। पन्ना को क्या बोलते हैं जी, पन्ना को आपका डायमंड सिटी, ठीक है, डायमंड, DIAMOND, डायमंड सिटी, ठीक है। पन्ना को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश। भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो हीरे का उत्पादन करता है। और मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वो हीरे की खान के लिए बहुत फेमस है ना। और पन्ना को क्या बोला जाता है आपका, सिटी ऑफ डायमंड या डायमंड सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में तेल खनन के लिए जाना जाता है, मुंबई हाई, कोलार, बोकारो, झरिया। देखो कोलार किसके लिए फेमस है, कोलार तो आपका सोने की खान के लिए फेमस है। KGF मूवी आप लोग देखे होंगे, है ना। कोलार सोने की खान, ये आपका सोने की खान के लिए फेमस है कोलार, ठीक है। बोकारो जो कि आपका झारखंड में है, झारखंड, तो ये आपका स्टील प्लांट है, बोकारो में स्टील प्लांट है, आप सभी को पता होगा। झरिया भी कहाँ आपका, झारखंड में है। झरिया भी कहाँ आपका, झारखंड में है, जो किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है जी, कोयला के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र भारत में तेल खनन के लिए जाना जाता है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुंबई हाई। इसका सही आंसर मुंबई हाई हो जाएगा। इसको प्रारंभ में इससे पहले बॉम्बे हाई के नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले बॉम्बे हाई, ठीक है, इससे पहले बॉम्बे हाई के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका खोज कब हुआ, मुंबई हाई का, तो 1974 को, है ना।
और आपका तेल खनन अर्थात प्रोडक्शन कब से यहाँ शुरू हुआ, तो 1976 से। याद रखना, मैंने क्या क्या बोला कि जो मुंबई हाई है इससे पहले बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यह क्षेत्र 1974 में खोजा गया है ना, और 1976 में क्या हुआ, उत्पादन शुरू हुआ। ये खोजा गया कब आपका, 1974 में, और उत्पादन शुरू कब से हुआ है आपका, 1976 से, ठीक है। उत्पादन शुरू कब से हुआ है, 1976 से हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ONGC के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, ONGC द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ONGC द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है। ONGC के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्षेत्र भारत में तेल खनन के लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मुंबई हाई। इससे पहले बॉम्बे हाई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 1974 में इस जगह को खोजा गया और 1976 में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ और ONGC द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। बाकी कोलार सोने की खान के लिए फेमस है। बोकारो यहाँ स्टील प्लांट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, झरिया कोयला के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है जी, ठीक है। ये जो आपका जो मुंबई हाई है ना, ये आपका मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर आपका अरब सागर में क्या है आपका व्यवस्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मुंबई हाई हो जाएगा, जिसे पहले बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए ऊर्जा का एक वाणिज्यिक स्रोत है। ऊर्जा का एक वाणिज्यिक स्रोत है गाय का गोबर, चारा, कोयला और लकड़ी। सीधा से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो कौन भारत के लिए ऊर्जा का एक वाणिज्यिक स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला, ठीक है। कोयला का प्रमुख है, मतलब कोयला का जो प्रयोग है ये आपका ईंधन के रूप में किया जाता है। बड़े बड़े जो आपका प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ आपका कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, आपको पता होगा थर्मल प्लांट्स वगैरह में, ठीक है। कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला आपका मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला आपका एंथ्रासाइट है ना। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका लिग्नाइट हो जाएगा, लिग्नाइट के बाद हो जाएगा जो आपका पीट हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा आपका पीट हो जाएगा, है ना। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और बीट। जिसमें से सबसे प्योर कोयला कौन सा होता है आपका, एंथ्रासाइड कोयला सबसे प्योर होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए ऊर्जा का एक वाणिज्यिक स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश का एक जगह सुने होंगे आप लोग, नेल्लोर। आंध्र प्रदेश में एक जगह है नेल्लोर, जहाँ अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। तो पहला तो नहीं आएगा, है ना। उसके बाद उड़ीसा से भी अभ्रक का उत्पादन होता है, ये भी नहीं आएगा। राजस्थान में आपका भिलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, है ना। राजस्थान में याद रखना है भिलवाड़ा हो जाएगा, भिलवाड़ा के बाद आपका जयपुर हो जाएगा, जयपुर के बाद आपका अजमेर हो जाएगा। यहाँ से आपका अभ्रक का उत्पादन किया जाता है ना। तो ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा प्रमुख उत्पादक नहीं है बोला जा रहा है ना, तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रमुख उत्पादक नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये तीनों जगह से अभ्रक का उत्पादन होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादन नहीं होता। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, है ना। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से अभ्रक का उत्पादन होता है, उड़ीसा से भी अभ्रक का उत्पादन होता है, राजस्थान के भिलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, यहाँ से भी अभ्रक का उत्पादन होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपको झीरम घाटी में अभ्रक मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ना झीरम घाटी में अभ्रक मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है जी। कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो छत्तीसगढ़। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान अभ्रक का उत्पादक है ना, लेकिन यहाँ पास नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखो, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन के हिसाब से झारखंड। क्या हो जाएगा आपका, झारखंड। आपने छोटा नागपुर का पठार तो नाम सुना होगा, छोटा नागपुर का पठार जो खनिज की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है ना, जो भारत में खनिज की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है। खनिज की दृष्टि से क्या है आपका, समृद्ध क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी आपका छोटा नागपुर के पठार को क्या बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश। क्यों रूर प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आपका जो खनिज संपदा है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका झारखंड। बोकारो आपने सुना होगा, है ना, बोकारो, झरिया, ये सब याद रखना, ये सब झारखंड के जगह है ना। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध है और इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो होपफुली आज का ये प्रश्न आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये दूसरा पार्ट था, है ना। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने से बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। उससे अच्छा कम क्वेश्चन करें, भले पार्ट वाइज करेंगे, है ना। और आप लोग को इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है, एग्जाम से पहले इसको आपको देख के जाना है। तो मिलते हैं इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।